हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो कि आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी आप कॉस्टिंग करते हैं या कॉस्ट शीट्स को या जो कॉस्ट लेजर अकाउंट्स होते हैं आप उनको प्रिपेयर करते हैं तो इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको पता है तो आप इजीली सारी ही कॉस्ट को जो जहाँ पे एलोकेट होगी आप वहाँ पर ही उसको कंसीडर कर पाते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो है आपका कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। देखिए बच्चा, कॉस्ट रिलेटेड का मतलब यहाँ पर है कि कई टाइप की कॉस्ट यहाँ पर आती हैं। लाइक अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम तो फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है तो वो फैक्ट्री बिल्डिंग का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ही उसको शो करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फोरमैन सैलरी की। अब फोरमैन्स की जो सैलरी होती है बच्चा, वो किसी एक यूनिट के लिए तो नहीं है ना। जैसे फोरमैन सैलरी ऑफ 1 यूनिट बोल दें ऐसे, तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, वो कई सारी यूनिट्स उसकी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके कारण को पता लगाना कि कहाँ से कितना बिलोंग कर रहा है और फिर उसको उसी ओवरहेड में शो करना। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट को पता करके फिर उसको वहाँ पे चार्ज करना जहाँ से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आपको उसका कारण पता होगा तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उसको आसानी से कंसीडर कर पाएंगे, उसके सही प्लेस पे सही एलोकेट कर पाएंगे उसको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट इज़ चार्ज आफ्टर इट इज़ इंकर्ड। यहाँ पर कॉस्ट को तभी चार्ज किया जाता है जब वो इंकर्ड होती है। इंकर्ड का मतलब है बच्चा कि जब आपका जो लागत है, जो पैसा खर्च किया गया है, वो हो चुका है तभी उसको चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है, तो अभी वो बन रहा है ना, बनकर तैयार तो नहीं हुआ, और आपने क्या किया कि उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि वो प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तभी उस कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, उसे इंकर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद ओके, कंप्लीट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बनकर रेडी हो चुका है, तो उसको यहाँ पर इंकर्ड करते हैं। ठीक है बच्चा, फिर एबनॉर्मल कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब है बच्चा, जैसे होता नहीं कि माल चोरी हो गया है ना, कुछ प्रोडक्ट चोरी हो गए या फिर जल गए, किसी भी वजह से जो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल जो कॉस्ट आती है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाती है या पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो होता है उसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के काम में ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रोडक्शन का काम चल रहा है, कम ज़्यादा होगा तो आपको अरेंज करना ही है। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एबनॉर्मल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता था हर एक अकाउंट्स को जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है, फिर एक पास्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड। अब पास्ट कॉस्ट का मतलब है कि वो खर्चे जो कि पहले हो चुके हैं, वो लागतें जो पहले आ चुकी हैं, ठीक है, उसको फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जिस भी कॉस्ट को जिस ईयर में लगाया जा रहा है, जो पैसा है वो लगाया जा रहा है, और उस पैसे से जो बेनिफिट है उसी ईयर में आ रहा है, तो उसको उसी ईयर में कंसीडर करना है, आपको फ्यूचर ईयर में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे कि अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम जो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, जो एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं, अपने बिज़नेस का जो प्रचार प्रसार करवाते हैं, उसमें जो खर्चे आते हैं मैम, वो तो फ्यूचर में भी काम आता है ना। एक बार खर्चा किया फिर वो चलता रहता है लंबे समय तक, तो उस फ्यूचर पीरियड्स में भी वो प्रॉफिट आपको देता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो हाँ, तो उस
एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस को उसी पर्टिकुलर ईयर में ही कंसीडर किया जाएगा। हर साल जितना बेनिफिट उससे वहाँ से मिलता रहेगा उसकी कॉस्ट को कंसीडर करते जाएंगे बच्चे। तो ऐसे हम एक्सपेंसेस को बोलते हैं क्या है, डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो आप, डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि आज भी काम दे रहे हैं और कल आने वाले फ्यूचर पीरियड्स में भी काम देते रहेंगे। ओके, लेकिन अगर हम कॉस्ट की पर्टिकुलर बात करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्शन की जो पास्ट कॉस्ट होगी उसको फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो जिस ईयर में उसका जितना बेनिफिट मिलेगा उसकी जो कॉस्ट बनेगी उसको उस साल बस कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज़ नो प्लेस इन कॉस्टिंग। आपको कंजर्वेटिज्म जो एक कन्वेंशंस था, आपको याद होगा है ना, जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्लास 11th 12th बीकॉम में भी, तो आपको प्रिंसिपल्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार उस पर फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है, बहुत पहले बनाई थी वीडियो जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसको फिर से बनाएंगे, सारे कन्वेंशंस को डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की इसकी, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है बच्चे, तो आपको ध्यान होगा जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो आप देखते क्या हैं कि कौन सा प्राइस सबसे कम है, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस और जो आपका इनवाइस दैट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है, उन दोनों में से जो प्राइस कम होता है हम उस पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, देन हम उसको शो करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में क्या होता है कि ऑलरेडी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप कॉस्ट प्राइस पर ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल आपको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, दो जगह प्रभाव उसका पड़ता ही पड़ता है। तो जब कहीं भी आप कॉस्ट लेजर अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और जब कॉस्ट शीट बनती है तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जो कॉस्ट शीट और जो स्टेटमेंट्स बनते हैं वो तो ईजिली बन जाते हैं, लेकिन जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं वहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट असरटेनमेंट का यहाँ पे मतलब है बच्चा कॉस्ट का निर्धारण करना, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है, ब्रांच है, ठीक है, जहाँ से आप कॉस्ट को निर्धारित कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, कितनी लागत आई है। ओके, कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, साथ ही साथ जो वर्क एफिशिएंसी होती है वर्कर्स की उसको चेक किया जाता है। तो अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वर्कर्स हैं बहुत गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनके काम को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन दैट मीन्स कि कॉस्ट को कम करके यहाँ पे सेविंग की जो हैबिट है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉस्ट है उसको सेव किया जाए और कम से कम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का किया जाए, ठीक है। फिर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो भी आप डिसाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते टाइम, क्योंकि जब आप कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस साथ ही साथ उसका प्रॉफिट भी डिफाइन करते हैं आप कि कितना प्रॉफिट आएगा इस प्रोडक्ट से हमें, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ें भी होती ही हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस का भी डिटर्मिनेशन करते हैं, दैट मीन्स कि आपने पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, फिर आपने उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया, तो प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद आपका सेल्स आ जाता है, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो आप उसको भी डिटरमिन कर पाते हैं जब भी आप कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, देन उसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है, फिर सेलिंग प्राइस आ जाती है इस तरीके से। पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या होता है कि एक आधार आपको मिल जाता है डिसीजन के लिए, जो भी बिज़नेस की पॉलिसी है उसको डिसाइड करने में कि हाँ किस तरह की बिज़नेस पॉलिसी को हमें फॉलो करना है, ठीक है, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू। 7th पॉइंट इज कंप्लायंस टू स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो भी वैधानिक इनके नियम होते हैं उसका यहाँ पे अनुपालन किया जाता है, उसको मतलब फॉलो किया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें भी कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाई गई उसके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा बच्चे, ओके। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही
साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।